नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी जिंदगी ही अपने आप में एक संघर्ष, ज्ञान और क्रांति की मिसाल है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की, एक ऐसे इंसान की जिसने वाकई में एक राष्ट्र को बनाया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरी पीड़ा का एहसास है। ये शब्द हैं डॉक्टर आम्बेडकर के, वो इंसान जिन्होंने भारतीय समाज की एक बहुत ही कड़वी, एक बहुत ही क्रूर सच्चाई का न सिर्फ सामना किया बल्कि उसे जड़ से बदलने की ठान ली। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ये सवाल अपने आप में कितना बड़ा है ना, कि कैसे एक इंसान जिसे समाज ने हर मोड़ पर, हर कदम पर दबाने की कोशिश की, वही इंसान आगे चलकर उसी समाज के लिए न्याय और बराबरी का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखता है। चलिए इसी सफर को समझते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की इस कमाल की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उनके बचपन में उन सामाजिक चुनौतियों को देखना होगा जिनमें उनका जन्म हुआ था। तो बात है 14 अप्रैल 1891 की। मध्य प्रदेश के महू शहर में उनका जन्म हुआ। वो महार जाति से थे, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जन्म लेते ही उन पर सामाजिक और आर्थिक भेदभाव की बेड़ियां डाल दी गई थीं। उनके बचपन की कुछ झलकियां देखें, जरा सोच कर देखिए। उस बच्चे के बारे में जिसे अपनी ही क्लास में सबसे अलग जमीन पर बिठाया जाता था, जिसे प्यास लगने पर स्कूल के नल से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। और एक दिलचस्प बात, उनका जो असली सरनेम था वो आम्बेडकर था। ये तो उनके बहुत ही प्यारे टीचर कृष्णा केशव आम्बेडकर थे जिन्होंने अपना सरनेम आम्बेडकर उन्हें दिया, और आज यही नाम उनकी पहचान है। ये सारे अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाए, बल्कि इन सब ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी, एक विद्रोह की आग। और उन्होंने तय किया कि उनका सबसे बड़ा हथियार होगी उनकी शिक्षा। और इसी हथियार से उन्होंने अन्याय के खिलाफ एक ऐसा संघर्ष छेड़ा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अब जरा उनकी पढ़ाई पर नजर डालिए। मतलब ये लिस्ट ही अपने आप में एक कहानी है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और लॉ में दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां हासिल की। वो अपने जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। लेकिन उनकी ये पढ़ाई सिर्फ डिग्रियों के लिए नहीं थी, वो उसे जमीन पर उतारना चाहते थे। 1927 में उन्होंने 2 ऐसे काम किए जो ऐतिहासिक बन गए। पहला था महाड़ सत्याग्रह। सोचिए, उन्होंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर यह ऐलान किया कि पानी पर सबका हक है। और दूसरा, उसी साल उन्होंने मनुस्मृति को सरेआम जलाया, एक ऐसा ग्रंथ जिसे जातिगत भेदभाव का आधार माना जाता था। यह सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह एक क्रांति का बिगुल था। और यही सब संघर्ष थे, यही अनुभव थे जिन्होंने उन्हें उस काम के लिए तैयार किया जिसके लिए आज पूरा भारत उन्हें सबसे ज्यादा याद करता है, एक राष्ट्र के वास्तुकार के तौर पर। जब भारत आजाद हुआ तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि देश के भविष्य का दस्तावेज, यानी हमारा संविधान कौन लिखेगा। और मजे की बात देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर उस वक्त की सरकार और गांधी जी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। इसके बावजूद सब जानते थे कि कानून और समाज की जितनी गहरी समझ उन्हें है, उतनी किसी को नहीं। और इसीलिए उन्हें आजाद भारत की संविधान मसौदा समिति का चेयरमैन बनाया गया। और ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 60। भारत के लिए एक परफेक्ट संविधान बनाने के लिए उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उनको समझा और फिर उनमें से बेहतरीन बातों को हमारे संविधान में शामिल किया। देखिए, उनका मकसद सिर्फ नियमों की एक किताब बनाना नहीं था। नहीं, वो एक सपना देख रहे थे, एक कल्याणकारी राज्य का, एक वेलफेयर स्टेट का, जो अपने हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय दे सके। और इस सपने की नींव उन्होंने संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से में रखी। इन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या फिर DPSP। आसान भाषा में कहें तो यह संविधान की आत्मा है। यह सरकार के लिए एक तरह की मॉरल गाइडबुक है, जो ये बताती है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, कानून कैसे बनाने हैं ताकि हर एक इंसान का भला हो सके। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, मौलिक अधिकार एक तरह की ढाल हैं जो नागरिकों की रक्षा करते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, जैसे किसी की आज़ादी छीनना। दूसरी तरफ हैं निदेशक सिद्धांत, जो एक रोड मैप की तरह हैं। ये सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे गरीबी मिटाना या सबको बराबर मौके देना। और यहीं पर उनकी दूरदृष्टि, उनका विजन दिखाई देता है।
उन्होंने इन सिद्धांतों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक मतलब हर तरह की विचारधारा की अच्छी बातों को जगह दी। इनकम में बराबरी लाने की बात हो, गांव में पंचायत बनाने का आइडिया हो या फिर सबके लिए एक जैसा सिविल कोड, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक मॉडर्न और प्रोग्रेसिव भारत का पूरा ब्लूप्रिंट। संविधान बनाना जाहिर है उनका सबसे बड़ा काम था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विरासत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा गहरी। और ये विरासत उनके जीवन के आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी फैसले में साफ झलकती है। कई सालों तक उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही जाति व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, पर जब उन्हें लगा कि ये नामुमकिन है तो 1935 में उन्होंने एक ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरूंगा। और फिर ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपना वो प्रण पूरा किया। नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने अपने करीब 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म बदलना नहीं था, ये उस जाति व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रहार था और भारत में नवयान बौद्ध आंदोलन की एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। उनके जाने के कई साल बाद 1990 में देश ने आखिरकार उनके इस बेमिसाल योगदान को पहचाना और उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको न्याय मिले, सबको बराबरी मिले। सवाल ये है कि उनका वो सपना आज कितना पूरा हुआ है, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।